Hey YouTube, it's AI Enigma here. आज के सेशन में we will be tackling another Eon essay, and the title of this Eon essay is "The Concrete Buildings of Brutalisms Are Beautiful." So let's see what this topic is all about. And before starting this, I will be marking the key idea or the main idea. What I think is the main idea of this paragraph is with the color pink and the supporting detail with green. Okay, so let's start. Everybody recognizes brutalist architecture, the massive concrete buildings that thumbed their grey bulk into the heart of almost every city on earth during the course of the 1960s and 70s. So ऑथर बोल रहा है कि सब हर एक कोई पर्सन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है ऐसी बिल्डिंग्स को जो यू कैन से मैसिव कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर ही डिफाइंस ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर व्हाट इज ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर ऑथर के हिसाब से ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर इज वो मैसिव कॉन्क्रीट की बिल्डिंग जो कि ग्रे बल्ब के अंदर रहती है लाइक एवरी सिटी के अंदर जो रहती है दैट इज कॉल्ड एज यू कैन से अ ब्रूटलिस्ट बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू ऑथर एंड ही सेज कि जो 1960s एंड 1970 के अंदर है एवरीबडी नोज दैट नाउ दे ऑफन लुक अनलव्ड streaked with rain and dirt remorselessly grey and lacking any of the pretty humanizing touches of older architecture but author ये कह रहा है कि पहले like पहले लाइक हम हर एक कोई उस बेसिकली क्या कह सकते हैं हार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सिटी थी लाइक दीज आर्किटेक्चर्स लाइक दीज मैसिव बिल्डिंग्स they used to be you can say the heart of almost every city बट आज जो है लाइक रिमोर्सफुली वो बेसिकली ग्रे हैं उनके ऊपर यू कैन से लाइक रेन एंड डर्ट है रेन एंड डर्ट के कारण जो है वो स्ट्रीक्ड हो जाते हैं पूरी तरह से एंड दे आर अनलव्ड सो व्हाई इज दैट मे बी वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट brutalist concrete frequently fulfills the most unglamorous functions road infrastructure outdated shopping malls with the worst shops or at best the shabbily quotidian teaching buildings of most universities and many schools. Then it says कि you can say जो brutalist you can say we can say buildings जो होती हैं फिर brutalist concrete जो रहता है ये fulfill करता है the most unglamorous functions जो सबसे ज्यादा अनग्लैम ऐसे जो बेसिकली चमकने वाले functions नहीं रहते हैं उसको ये बेसिकली क्या कह सकते हैं fulfill करता है जैसे कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आउटडेटेड शॉपिंग मॉल्स हो गए जिसके अंदर वर्क शॉप्स होती हैं और एट बेस्ट द शैबली कुटोरियन टीचिंग बिल्डिंग्स ऑफ मोस्ट यूनिवर्सिटी एंड मेनी स्कूल्स उनके अंदर की जो बिल्डिंग्स जो बनी रहती है ना दे आर ब्रूटलेस कंक्रीट की बनी रहती है दैट इज द रोल दे सर्व हार्डली सरप्राइजिंग दैट मेनी हेट द स्टाइल इसीलिए ये बहुत ज्यादा लाइक सरप्राइजिंग नहीं है कि बहुत सारे लोग जो है वो इस स्टाइल को क्या कर सकते हैं हेट करते हैं The Prince of Wales celebrated the Prince of Wales celebrated attacks of the 1980s still resonate with some. He declared that Britain's National Theatre seems like a clever way of building a nuclear power station in the middle of London without anyone objecting. And concrete is seen as cheap, craftless, and dairy. So you can say like ये एक इंस्टेंस बताया ऑथर ने कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स था इन्होंने क्या कह सकते हैं अटैक करा था 1980s का जो बेसिकली अटैक थे ना उनको सेलिब्रेट करा था और वो चीज जो है वो कुछ कुछ लोगों के साथ रेजोनेट भी करी गई थी कि और मतलब उन्होंने डिक्लेयर करा था ही डिक्लेयर कि नेशनल का जो यू कैन से ब्रिटेन का जो नेशनल थिएटर है ना जो उन्होंने सिटी के बीच में बनाया था वो ऐसा लग रहा था कि एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना दिया है आपने लाइक लंदन के बीच में जिसके कारण कोई भी पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि रीजन ये रहता है कि कंक्रीट जो रहता है उसको देखा जाता है कि वो बहुत चीप होता है क्राफ्टलेस होता है मतलब उसके अंदर क्राफ्ट नहीं होता और ड्रियरी होता है दैट इज वन थिंग जो ऑथर यहाँ पर मेंशन करता है आई कुड नॉट डिसएग्री मोर ऑथर बोल रहा है कि मैं इस इंस्टेंस से जो लाइक वेल्स का जो प्रिंस ऑफ वेल्स था जिन्होंने बोला था कि कॉन्क्रीट इज सीन चीप क्राफ्टलेस एंड ड्रियरी ऑथर इस बात से डिसएग्री कर रहा है सो यहाँ से हमारा मेन एजेंडा स्टार्ट होता है कि ऑथर इज अगेंस्ट दिस I love brutalism and am increasingly clear and I'm increasingly clear that it is not merely the equal of any other period's architecture. It is better. So author यहाँ पर अपना एजेंडा सेट करता है कि एक्चुअली आई लव ब्रूटलिज्म ब्रूटलिज्म जो होता है जिसमें कंक्रीट इस्तेमाल होता है बिल्डिंग्स को बनाने के लिए आई एक्चुअली लाइक दैट और ये चीज जो है मुझे इंक्रीजिंगली क्लियर हो रही है कि ये केवल इक्वल नहीं है दूसरे पीरियड्स के आर्किटेक्चर से इससे बेटर है ये ऑथर का टेक है देयर हैज बीन नेवर बीन अ मोर रिमार्केबल पीरियड ऑफ आर्किटेक्चरल अचीवमेंट एंड ऑथर कहता है कि देयर इज नेवर बीन अ मोर रिमार्केबल पीरियड ऑफ आर्किटेक्चरल अचीवमेंट मतलब आज तक इतना आर्किटेक्चर इससे ज्यादा अच्छा आर्किटेक्चर अचीवमेंट कभी नहीं हुआ तो यहाँ पर ये लाइन से पढ़ के अगर मेरे पास अगर लेट्स से अगर एक क्वेश्चन आता है आरसी के अंदर एंड इट सेज कि इफ इट सेज समथिंग एक्सट्रीम अबाउट इवन क्या कह सकते हैं आर्किटेक्चरल यू कैन से कि whenever author consider you can say brutalism or you can say the building made of concrete to be the exceptional piece ever existed so it would be yes because of this line because ये extreme कर देता है उस सिनेरियो को The exceptional brilliance of 1960s architectures come partially from technical improvements. ऑथर बोलता है कि जो एक्सेप्शनल ब्रिलियंस है ना 1960 के आर्किटेक्चर की वो क्यों आती है क्योंकि टेक्निकल ब्रिलियंस जो है टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स जो करे ना उन्होंने उसके कारण 1960 के आर्किटेक्चर के अंदर एक रौनक आती है
In its versatility and strength, reinforced concrete was vastly superior to any earlier building technology, freeing architects to make the shapes they judged most useful and beautiful. ऑथर ये चीज बोल रहा है कि क्योंकि वो वर्सटाइल है, कंक्रीट इज वर्सटाइल और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत है, तो उसने क्या करा, इट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट जो है वो वास्टली सुपीरियर टू एन अर्लियर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। तो उसके पहले जो अर्लियर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जो थी ना, उससे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट जो है वो वास्टली सुपीरियर माना जाता है, बिकॉज वो फ्री करता है आर्किटेक्ट्स को ताकि वो शेप कर सकें वैसे जज के अंदर जो उनको वैसी, मुझे जैसे बिल्डिंग बनानी है मैं वैसे बिल्डिंग बना सकता हूँ इफ आई हैव अ यूज ऑफ reinforced concrete. It killed off the millennia long design tyranny of the load bearing facade, a structurally necessary vertical plane that left architects little more to decide on than where to put the windows and how to decorate them. तो इसने करा क्या, what does you can say the कंक्रीट के आने के कारण हुआ क्या, इसने एक्चुअली जो लॉन्ग मिलेनिया मतलब हजारों सालों से जो हम एक सिंपल एक बिल्डिंग बना रहे थे और उसके अंदर आर्किटेक्चर्स के बस इनोवेशन करने के तरीके नहीं थे, व्हाट दे वांट जस्ट उनको बस क्या कह सकते हैं खिड़की कहाँ लगानी है, वो चीज को हटाकर दे एक्चुअली लेड यू कैन से, यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस आ सकता है कि इसके कारण जो है उनको ज्यादा फ्रीडम मिली आर्किटेक्चर्स को, दे कैन एक्सप्लोर like everything. With concrete, the load could be carried on a few column and deck of accommodation could float where the designer and client wanted them, not where the gravity insisted that they place. Now, कंक्रीट के कारण हुआ क्या, जब कंक्रीट हुआ तो लोड जो है वो rather than you can say एक कॉलम पे आने के कारण वो मल्टीपल कॉलम्स पे चला गया, कैरिड ऑन अ फ्यू कॉलम्स, और जो डेस्क जो थी जो उनको अकोमोडेट करती थी, जो उनका बेस था वो फ्लोट कर सकता था, लाइक पहले हर एक चीज को ग्राउंडेड होना पड़ता था, बट कंक्रीट के आने के कारण वी हैड मोर फ्रीडम जहाँ पे हम चीज को डिजाइन कर सकते थे। और कंक्रीट के कारण क्लाइंट को जैसा घर चाहिए था, फिर क्लाइंट को जैसी बिल्डिंग चाहिए थी, दे कुड आर्किटेक्ट जो है वो वैसा डिजाइन कर सकते थे, नॉट नेसेसरी स्पेसिफिकली ग्रेविटी उनको कहाँ रख रही है। अगर ग्रेविटी के हिसाब से जाए, अगर पहले हमारा आर्किटेक्चर होता था तो इट वुड बी प्रीटी लीनियर। इट्स नॉट आई एम सेइंग दिस इज द वर्ड्स ऑफ एन ऑथर। There could be more outdoor space, more light, external pedestrian routes at any height or luxuriously planted terraces halfway up the buildings. तो उसके कारण क्या हो सकता था, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती थी, यू कैन से आउटडोर स्पेस ज्यादा हो सकता था, ज्यादा लाइट हो सकती थी, लाइक लोगों के चलने के रूट जो है उसको किसी भी हाइट के ऊपर बना सकते थे, और या फिर बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस हम टेरेस बना सकते थे हाफ वे ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर। तो दिस इज ऑल ड्यू टू कॉन्क्रीट एज वेल. With never better heating options than open fireplaces, window could be bigger and rooms could reach sizes that in an earlier century would have been unendurably drafty. Then author says कि like you can say हीटिंग ऑप्शंस जो है वो आपके पास अच्छे हैं और आप इतने बड़े रूम बना सकते थे जो कि लाइक पहले के जमाने में लाइक पॉसिबल ही नहीं था, या फिर अगर होता भी तो बहुत शेडी स्टफ होता। आर्किटेक्चर ऑफ द 1960 हैड ए वास्टली रिचर पैलेट विथ विच टू पेंट। और उसके बाद ऑथर ये बोल रहा है कि जो आर्किटेक्ट्स थे ना 1960 के, नॉट आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट्स ऑफ 1960 के अंदर जो थे, उनके पास एक वास्टली रिचर पैलेट था। पैलेट इज से लाइक व्हेन इट लाइक उनके पास रिसोर्सेज थे, दे वर रिचर पैलेट था विथ विच टू पेंट, जिसके कारण वो पेंट कर सकते थे, लाइक दे कैन बिल्ड द बिल्डिंग्स। सो दैट्स द थिंग दैट्स बीन मेंशन्ड हियर। कॉन्क्रीट वॉज ब्यूटिफुल टू, ऑथर बोल रहा है कि कॉन्क्रीट जो है वो ब्यूटिफुल भी हुआ करता था। इट फॉलोड द स्टोन ऑफ मिडिवल गॉथिक कैथीड्रल्स in being a complete system in one material, structure, surface and decoration, all arising from how the buildings were made and what they were made from. तो ऑथर ये चीज बोल रहा है कि कंक्रीट जो है वो ब्यूटीफुल भी हुआ करता था क्योंकि ये फॉलो करता था जो मिडिवल गॉथिक एरा जो होता था, जिसके अंदर यू कैन से जो मिडिवल एरा था वहां के अंदर जो भी चीज बनती थी वो जनरली देखा जाए तो एक ही चीज से बनती थी, दे वर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल एज वेल। जो द गॉथिक कैथीड्रल जो होते थे, यू कैन से द प्रीस्ट के, अगर इफ यू हैव रीड इन अबाउट किंग आर्थर, तो वहां पर जो कैथीड्रल हुआ करते थे वो एक कंप्लीट सिस्टम में होते थे जो कि एक मटेरियल से बनते थे। स्ट्रक्चर, सरफेस एंड डेकोरेशन ऑल अराइजिंग फ्रॉम हाउ द बिल्डिंग्स वर मेड। जितना भी स्ट्रक्चर होता था, सरफेस होता था, फिर डेकोरेशन जो होता था, वो सब कुछ अराइज करता था फ्रॉम द बिल्डिंग्स वर मेड। जिससे बिल्डिंग्स बन रही है उसी से सब कुछ अराइज करता था, सिंगल मटेरियल, एंड व्हाट दे वर मेड फ्रॉम, और जिससे बने थे मतलब एक ही चीज जो है वो सब कुछ चीज कर रही थी। गॉथिक स्टोन वर्क हाउएवर वाज स्टक विद द शेप्स इम्पोज्ड बाय द फिजिक्स ऑफ आर्ट्स। अब ये चीज यहाँ पर ये बोलता है कि गॉथिक स्टोन वर्क का एक ऑथर एक चीज पॉइंट आउट कर रहा है कि गॉथिक आर्ट वर्क जो था, पर वो स्टक था विद द शेप्स इम्पोज्ड बाय द फिजिक्स ऑफ आर्चेस। लाइक आर्च जो होता है, आर्च जो होता है वो यू कैन से लाइक दिस इज समथिंग लाइक अ बेंड, समथिंग लाइक दैट, जो सपोर्ट करता है एक बिल्डिंग को। लाइक वैरायटी ऑफ आर्चेस हो सकते हैं, देयर कुड बी सपोर्टिंग आर्च और इट कैन बी फॉर जस्ट अ शो एज वेल, बट उस आर्च के कारण जो फिजिक्स थे उस आर्चेस के, ग्रेविटी यू कैन से, उसके कारण जो है उसके शेप्स जो थे गॉथिक स्टोन वर्क के वो स्टक थे। The best masons did a phenomenal, beautiful, and clever job of turning this restrictive palette into superb art. But, however magnificent their achievement, it was narrow, stunning churches, but relatively little less.
रिटेलर्स। तो ऑथर ये चीज बोल रहा है कि द बेस्ट मेसन्स, मेसन्स जो बेसिकली क्या कह सकते हैं, स्टोन के से जो काम कर रहा करते थे उस चीज में बनाने के लिए, उन्होंने ब्यूटीफुल एंड क्लेवर जॉब तो करा। उन्होंने एक्चुअली क्या करा कि उसके अंदर जो यू से रिस्ट्रिक्शन था कि लाइक आर्चेस जो है वो सब चीजों को रोकते थे इन ऑर्डर टू बिल्ड अ बेटर बिल्डिंग। सो व्हाट दे डिड अ क्लेवर जॉब एंड टू वर्क अराउंड दैट, उन्होंने उस चीज के अराउंड वर्क अराउंड करा एंड दे मेड समथिंग मैग्निफिसेंट। बट प्रॉब्लम इज दिस, द प्रॉब्लम वाज रिलेटिवली सेम, थी तो सही, लाइक वो जैसा भी आप बना दो, भले से आप कितना भी इनोवेट कर दो, लाइक व्हाटएवर इट मे बी मास्टर क्राफ्ट्समैन, बट जो अचीवमेंट के बावजूद वो जो था वो नैरो था। स्टनिंग चर्चेस, चर्चेस डेफिनेटली स्टनिंग थे, बट रिलेटिवली लिटिल एल्स। बट वो चीज जो थी वो ऑब्वियसली कॉमन थी, ऑल्दो लाइक उन्होंने डेफिनेटली कैन से इनोवेशन तो कर दिया था उसके अंदर, बट डेफिनेटली इट वाज कैरिंग द सेम ओल्ड स्टेंच जो दूसरे में मिलती थी। concrete could be turned to कंक्रीट कुड बी टर्न टू एनी यूज, बट कंक्रीट जो है वो हर एक यूज के अंदर कोई भी यूज के अंदर अब हम उसको डिप्लॉय कर सकते थे। नॉर वुड इट लाइक मोस्ट ओल्डर बिल्डिंग्स रिक्वायर रेगुलर रीपेंटिंग, एंडलेस रीअटैचमेंट्स ऑफ रूफ टाइल्स आफ्टर ईच वाइंडी डे और एक्सपेंसिव रीप्लास्टरिंग। अब ऑथर ये चीज बोल रहा है कि कंक्रीट को आप जो है वो किसी भी यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। कैसे? क्योंकि वो दूसरी ओल्डर बिल्डिंग्स की जैसे उसको रिपेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यू कैन से उसको रूफ टाइल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रीअटैचमेंट ऑफ रूफ टाइल्स की रूफ टाइल्स जो है वो डिग्रेड हो गई, यू डोंट नीड दोस थिंग्स आफ्टर ईच विंडी डे और एक्सपेंसिव रीप्लास्टरिंग। उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, इट्स रिलेटिवली स्टेबल। इट वुड टेक द नॉक्स ऑफ सिटी लाइफ विद स्टर्डी रेजिलियंस एंड रफ डिग्निटी। क्योंकि ये वो कंक्रीट जो था ना वो एक्चुअली नॉक्स ऑफ सिटी लाइफ, मतलब कितने भी आप झूके मारो सिटी लाइफ के, या फिर रेजिलियंस थी उसके अंदर और रफ डिग्निटी थी। ये ऑथर लाइक एडजेक्टिव्स यूज कर रहा है फॉर डिफाइनिंग दी a building of concrete. For 1960s, modernist architects influenced as they were by the arts and crafts movement's preoccupation with honesty, with buildings and materials looking like what they were, concrete had the beauty of absolute clarity. Now author is saying कि जो 1960 के अंदर जो मॉडर्न आर्किटेक्चर जो आया था, मॉडर्न आर्किटेक्ट्स जो थे स्पेसिफिकली, वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे बाय आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट्स प्रीऑक्यूपेशन विद ऑनेस्टी। तो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो मूवमेंट हुआ था उसके कारण ये जो लोग थे लाइक 1960 के जो मॉडर्न आर्किटेक्ट्स थे, वो लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट्स के मूवमेंट से, जब आर्ट एंड क्राफ्ट का मूवमेंट जो है वो ऑक्यूपाई हो गया था ऑनेस्टी से, तो उससे वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हुए थे। विद बिल्डिंग्स एंड मटेरियल्स लुकिंग लाइक व्हाट दे वर, कंक्रीट हैड द ब्यूटी ऑफ एब्सोल्यूट क्लैरिटी। जब बिल्डिंग और मटेरियल्स जो थे वो वैसे ही दिखते थे जैसे वो थे, मतलब इट मींस दे वर यूज्ड बाय स्पेसिफिकली यू कैन से सिंगुलर मटेरियल। कंक्रीट जो है उसके अंदर ब्यूटी थी ऑफ एब्सोल्यूट क्लैरिटी बिकॉज एवरीथिंग वाज मेड फ्रॉम अ सिंगुलर कोहेरेंट मटेरियल। सेम रिपीटेटिव आइडिया बार बार वही वही आ रहा है। With only the most minimal knowledge, you can see from its surface how the building was made and how it stand up, whether the concrete was poured into carefully made molds in its final position or made in a specialist workshop and then dropped into a place by crane, whether the molds are roughly grained wood or smooth fiberglass with bits are holding weight and which are simply claddings to a frame. So this is like इतने बड़े पैराग्राफ के अंदर जो यहाँ पर mentioned है, let me mark it with this, इतना जो बिग पर्पल पैराग्राफ है इसके अंदर बस एक ही चीज मेंशन है कि आप एक सिंगल ग्लांस से ये चीज देख सकते थे कि जो बिल्डिंग जो कंक्रीट के अंदर बनी है उसको कैसे क्राफ्ट करा गया है, कि रादर देन क्या बस कंक्रीट को पोर कर दिया गया है या फिर अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं और उन ब्लॉक्स को क्रेन की मदद से उसके ऊपर रखा गया है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन इजीली इमेजिन। जो मेन पॉइंट है इसके अंदर कि 1960 के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स जो है वो 19 ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो मूवमेंट हुआ था जिसमें वो प्री ऑक्यूपाई हुए थे ऑनेस्टी से, जिसमें बिल्डिंग्स एंड मटेरियल्स जो हैं वो वैसे ही दिख रही थी जिससे वो बनी थी, मतलब यू कैन से मोस्ट पीपल यू कैन से वर कंक्रीट से लोग बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स बना रहे थे उस टाइम के ऊपर। उस 1960 के लोग जो है उससे क्या कह सकते हैं इन्फ्लुएंस हो गए थे, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। Cheap energy made steel and glass, once materials far too luxurious for widespread architectural use, readily available and allowed massive production of concrete key ingredient cement. ऑथर फिर ये चीज बोल रहा है कि जो अब एनर्जी चीप हो गई एक टाइम पॉइंट के ऊपर, उसके कारण जो स्टील और ग्लास तो जा जो एक बार में माना जाता है कि केवल जो बहुत ही ज्यादा अमीर लोग हैं, वेरी रिच पीपल जो हैं उस चीज को इस्तेमाल करेंगे, आज वो वाइस आर्किटेक्चरल यूज के लिए रेडिली अवेलेबल हो गया। उसके कारण जो है ये वर यू कैन से दे वर रॉ मटेरियल्स फॉर देयर इंग्रेडिएंट प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट की एडिग्रेडेड, जिसको अपन क्या कह सकते हैं सीमेंट, कंक्रीट के लिए जो सीमेंट रहता है वो अब इजीली अवेलेबल होने लग गया क्योंकि क्या हो गया एनर्जी चीप हो गई। These newly affordable materials and powerful petrol-driven cranes and diggers supported an international building boom on a scale never before seen. उसके कारण क्या हुआ? This was a cost that you have to remember. ये earlier जो है this was cost, pink is cost, की cheap energy हो गई, उसके कारण materials जो है वो easily available हो गया, और उसके कारण effect क्या हुआ कि लाइक हमने बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो ऐसा राइज देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया, लाइक बिल्डिंग्स के बनने के अंदर housing, universities, schools, government buildings, offices, and shop centers were built across the globe, many of them on a scale reserved before the Industrial Revolution for the places of the few most powerful people on earth.
देखा क्या गया कि बहुत सारे जो हैं यू कैन से हाउसेस हो गए, स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, ऑफिसेज हो गए, शॉप सेंटर्स हो गए, इनको अक्रॉस द ग्लोब जो है वो बिल्ड करा गया, जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले अगर देखा जाए तो केवल पावरफुल पीपल के लिए ही हम क्या कह सकते हैं बनाया करते थे। द क्वांटिटी ऑफ आर्किटेक्ट्स and number of commissions was also wholly unprecedented, and their awareness of what was going on in other countries was bolstered by the easy international travel and a hyper reactive specialist press guzzling new ideas and new images from wherever they could find them and repackaging them for their own audience. अब होता क्या है कि यू कैन से जो क्वांटिटी ऑफ आर्किटेक्ट्स है, जितने लोग आर्किटेक्ट मतलब जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, नंबर ऑफ कमीशंस जो लाइक जो कमीशन अलाउड करते हैं कि यू वांट टू ड्रॉ दिस बिल्डिंग, तुमको ये बिल्डिंग बनानी है, वाज अनप्रेसिडेंटेड। आज तक कभी देखा ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा, पर वो हो गया। उनकी अवेयरनेस जो थी उन लोगों की ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द अदर कंट्रीज, कि दूसरे कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा है, ये एक्चुअली बोल्स्टर था, मतलब उसको रीइंफोर्स करा गया था बाय कैसे, इजी इंटरनेशनल ट्रैवल। आप इजीली इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकते हो, और यू कैन से मीडिया जो थी वो भी बेसिकली क्या कह सकते हैं बहुत ज्यादा लाइक हाइपर रिएक्टिव थी, because it said कि ना hyper reactive specialist press guzzling new ideas, so there was media was hyper reactivity, वो देखती थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है, they used to take photos because international travel easy था, they will go on to their place और वहाँ पे वो फोटोज क्लिक करते थे, और उसके कारण वो अपने लोगों को ये बताते थे, जिसके कारण वो आइडियाज जो है वो उस जगह के ऊपर स्पेसिफिकली अप्लाई होने लग जाते थे और अडेप्ट होने लग जाते थे somewhat there. The level of mutual awareness and competition between ambitious architects was equivalent to the rivalry between painters in Renaissance Florence, but the number of architects in job was massively greater, making the most famous of creative hothouses looks like an artsy village in comparison with the interconnected worldwide metropolis of 1960s, you can say architecture. Now, इतना बड़ा पैराग्राफ है, बट इसका मेन जो मुद्दा है वो एक ही चीज है कि जो म्यूचुअल अवेयरनेस थी और कंपटीशन जो था 1960s के अंदर उस पॉइंट के ऊपर, वो लाइक मिरर कर रहा था जो पेंटर्स जो बिटवीन यू कैन से जो कंपटीशन होता था 1960s के जो पहले के अंदर जो रेनेसांस के अंदर जो था ना, यू कैन से रेनेसांस जो मूवमेंट हुआ था पेंटर्स के जो लाइक रेनेसांस जो पीरियड था, उस पीरियड के अंदर जो लाइक पेंटर्स के बीच में कॉम्पिटिशन था और जो राइवलरी थी एंड अवेयरनेस थी पेंटिंग्स के बीच में, वो मिरर कर रहा था ये वाले मूवमेंट को, यू नो व्हेन लाइक मतलब ऑथर कंपेयर कर रहा होता, पैरेललिज्म ड्रॉ कर रहा है कि व्हाट राइट नाउ उस 1960 का पीरियड जो था वो रेनेसांस के पीरियड से ही सिमिलर था, यू कैन से दिस। ओके। Architects internationally were stimulated by these gloriously liberating new options and the ever accelerating gallop of technological progress. उसके बाद ऑथर ये चीज बोल रहा है कि इंटरनेशनली हम ये चीज कह सकते हैं कि आर्किटेक्ट्स जो है ना वो स्टिमुलेट हो गए थे बाय दिस ग्लोरियसली लिबरेटिंग न्यू ऑप्शंस। अब उनको फ्रीडम मिल गई थी, दे कुड ड्रॉ लाइक यू कैन से दे कुड ड्रॉ एनीथिंग बिकॉज सर्टेनली पहले ग्रेविटी के कारण वो रेस्ट्रिक्टेड थे, बट अब ऐसा नहीं था। तो दिस जो जो यू कैन से लिबर्टी जो थी, दिस फ्रीडम दैट दे हैड टू बिल्ड व्हाटएवर दैट दे कैन, मतलब उनके डिजाइन्स जो यू कैन से उनका जो डिजाइन का जो हॉरिजन था जो वाइडन हो गया था, और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के कारण जो टेक्नोलॉजी के अंदर इमीडिएटली बहुत ज्यादा आगे आगे प्रोग्रेस हो रहा था, एनर्जी चीपर हो रही थी एज वी हैव सेड, तो उसके कारण जो है दे वर यू नो गेटिंग एक्सट्रीमली स्टिमुलेटेड बाय ऑल दीस थिंग्स, दे वर इंथ्रॉल्ड, यू कैन से बहुत ज्यादा कैप्टिवेटेड हो गए by the inspiring habitable concrete art that the Swiss French artist Le Corbusier had been producing since the end of the Second World War. उसके बाद एक आर्टिस्ट का मेंशन है ले कॉर्ब्यूजियर का, जिसने क्या कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के अंदर एक बेसिकली कॉन्क्रीट का आर्ट बनाया, उसके कारण भी बहुत ज्यादा यू कैन से इन्फ्लुएंस हो गए। दिस इंटरनेशनल stylistic movement gets different sociological explanations in different countries. An expression of the welfare state in the UK, Cold War politics in the US and the USSR, Quebecois self-assertion in Montreal, post-war self-reinvention in Japan, proud independence from the British Empire in India, rapprochement and relaxation of operation in Franco, Spain, and so on. So which means ये movement जो था, जो इंटरनेशनल मूवमेंट जो था जिसमें लोग जो है वो इंस्पायर हो रहे थे बाय यू कैन से लाइक आर्टिस्ट जो है वो इंस्पायर हो रहे थे, दे वर स्पेसिफिकली एंथ्रॉल्ड बाय आर्किटेक्चर, उसको हर एक इंटरनेशनली हर एक जगह के ऊपर स्टाइलिश मूवमेंट को डिफरेंट सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर देखा गया। दिस इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड हियर, जो कि हमारे पास गिवन है। अप्रोचमेंट यू कैन से लाइक दो जो दुश्मन रहते हैं, लाइक दो एनिमीज जो होते हैं उनके बीच में अगर मान लो होस्टाइल कंडीशन रहती हैं और उनके बीच में अगर फाइनली फ्रेंडशिप की यू नो लाइक ईज ऑफ टेंशन हो रहा है एंड दे आर बिगिनिंग ओपनिंग अप रिलेशंस की, दो दुश्मन थे वापस मिल रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अप्रोचमेंट। Each of these had a large element of truth, but the ubiquity of the style tells a clear story of technical and artistic momentum too. ऑथर फिर ये चीज बोल रहा है कि इन सभी चीजों के अंदर जो भी चीज मेंशन करी गई है, इनके अंदर एक लार्ज एलिमेंट ऑफ ट्रुथ तो है, बट द यूबिक्विटी ऑफ द स्टाइल टेल्स अ क्लियर स्टोरी ऑफ टेक्निकल एंड आर्टिस्टिक मोमेंट टू। बट जिस यूबिक्विटी से, जिस कॉमननेस से, मतलब जिस
से फ्रीक्वेंसी से ये स्टाइल जो है वो बताया जा रहा है, ये स्टिल इनको एक बताता है कि स्टोरी ऑफ टेक्निकल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट। दिस टेल्स अस द स्टोरी ऑफ आर्टिस्टिक मूवमेंट। ये जितना भी मेंशन है ना, उसका स्पेसिफिकली कंक्लूजन जो है वो यहाँ पर ऑथर ड्रॉ कर रहा है। Architects of the 1960 tended to keep silent about this strongly felt artistic intent. Author ये बोल रहा है कि 1960 के अंदर जो architects थे, ये साइलेंट रहना चाहते थे अबाउट दिस स्ट्रांगली फेल्ट आर्टिस्टिक इंटेंट। इंटेंट के बारे में, ये जो स्ट्रांगली वो आर्टिस्टिक इंटेंट जो फील कर रहे थे ना, ये शांत रहना चाहते थे। क्यों? Where great patrons of earlier period had often been powerful individuals, flattered by conversation on the cosmic significance of their building plans, the typical brutalist client was a committee with responsibility for managing a public or corporate budget. अब यहाँ पर एक बेसिकली डिफरेंट एंगल आ रहा है, एंड इट सेज कि जहाँ पर पहले जो थे वो क्यों साइलेंट रहना चाहते थे, क्योंकि पहले जो थे, जो भी सपोर्टर्स थे, पेट्रन थे, कि आप ये चीज बिल्डिंग बनाओ या फिर यू ड्रॉ दिस, दे वर पावरफुल इंडिविजुअल्स जो कि फ्लैटर हुआ करते थे बाय द कन्वर्सेशन ऑफ कॉस्मिक सिग्निफिकेंस ऑफ द बिल्डिंग प्लान्स। उनको अच्छा लगता था कि लाइक कि बिल्डिंग प्लान्स जो हैं वो ऐसे होना चाहिए। दे वर फ्लैटेड बाय दिस। इफ समबडी इन एन इन्वेंटर इज टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स, दे वर फ्लैटेड बाय इट। बट अब जो चेंज जो आया, जो यू कैन से ब्रूटलेस क्लाइंट जो था, जो बेसिकली कंक्रीट की बिल्डिंग चाहता था या फिर समथिंग ऑफ अ स्टडी बिल्डिंग चाहता था, वो एक्चुअली कमिटी होती थी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ताकि वो मैनेज करे एक पब्लिक या फिर कॉर्पोरेट बजट को। Architects spoke and wrote about their buildings with a tediously technical dryness, which, while freeing them from aesthetic control at the time, has perhaps contributed in the long run to the underestimation of their artistry. अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इसी के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो अभी यहाँ पर बोली है इन्होंने, कि आर्ट इसी कारण से, क्योंकि एक जो मैनेज जो कर रहा था वो क्या कह सकते हैं, कमिटी थी जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पब्लिक और कॉर्पोरेट बजट को मैनेज करने के लिए। इसीलिए आर्किटेक्ट्स जो उस टाइम के थे, वो बोलते थे और लिखते थे उनके बिल्डिंग्स के बारे में विद अ टीडियसली ड्राइनेस। मतलब उनके अंदर कुछ वो नहीं होती थी, यू कैन से स्पार्क नहीं था कि यो वी आर बिल्डिंग दिस, एक्साइटमेंट नहीं थी, दे लैक्ड एक्साइटमेंट। वो हमेशा टीडियसली टेक्निकल ड्राइनेस से इन चीजों को बताते थे, जिसके कारण वो एस्थेटिक कंट्रोल से तो फ्री हो गए उस टाइम के ऊपर, लाइक ऑब्वियसली, मतलब उनको फ्लैटर करने की जरूरत नहीं पड़ी किसी भी चीज को। बट उसके कारण क्या हो गया कि उनकी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस थी, या फिर यू कैन से जो उनकी आर्टिस्ट्री थी उन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, उसको इसी चीज के कारण वो आगे जाके अंडर एस्टिमेट होने लगी। दैट इज द थिंग दैट इज स्पेसिफिकली सेड इन दिस पैसेज। सो ऑथर ने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था ना, कि क्यों हम उसको, लाइक ऑथर ने कंटेंशन शो करा था थर्ड पैराग्राफ के अंदर कि आई डोंट एग्री विद दिस, यहाँ पर उसका हमको एक्सप्लेनेशन मिल गया। Paul Rudolph, for example, the most gloriously expressive brutalist of the United States, produced for the Government Service Center in Boston a writhing snake fight of curvaceous staircases, slithering their circuitous way through a landscape of concrete mushrooms, overhung by a clunky cliff of offices with a mysterious bulge in it resembling a malevolent giant frog. Now, ये चीज को एग्जाम्पल जो लाइक ऑथर ने जो पहले जो बताया है कि वो उनकी जो लाइक देवर लाइक स्पेसिफिकली सेइंग ऑल दिस, कि उनकी जो जो भी आर्ट थी या फिर बिल्डिंग्स को एक्सप्लेनेशन था, वो उन्होंने टीडियसली टेक्निकल ड्राइनेस के अंदर कर दिया था, जिसके कारण वो अंडरस्टिमेट हो जाती थी। उसका एक्सप्लेनेशन जो है या फिर उसका एग्जांपल जो है पॉल रुडॉल्फ के बेसिस के ऊपर दिया है, और उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि एक बहुत ही ज्यादा ग्लोरियसली एक्सप्रेसिव ब्रूटलिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसने ये वाली बिल्डिंग बनाई गवर्नमेंट सर्विस सेंटर इन बॉस्टन के लिए, एक उसने बिल्डिंग बनाई, और उसका डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर है। आई डोंट थिंक दिस इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट। The entire building is textured with hammer smashed concrete ribs, giving it a limitless appearance of solidity and permanence, and making all the more remarkable the moments when rough gives way to almost polished smoothness at the point where human hand might run along it. So author यहाँ पर उसी चीज को क्या कह सकते हैं एक्सप्लेन कर रहा है कि इंटायर बिल्डिंग जो है वो बनी हुई है हैमर स्मैश कॉन्क्रीट रिब से, जिसके कारण उसे एक लिमिटलेस अपीयरेंस मिलती है सॉलिडिटी की एंड परमानेंस की। मतलब उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये एक सॉलिड चीज है और एक लाइक समथिंग व्हिच इज गोइंग टू रिमेन लाइक फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, परमानेंस की फीलिंग आती है। And making all the more remarkable the moments when rough gives way to almost polished smoothness at the points। और उसके कारण जो है, जो कंक्रीट जो होता है वो स्पेसिफिकली रफ होता है, बट एट द एंड जो है वो और स्मूथ हो जाता है, तो उसके कारण पॉइंट्स के ऊपर स्मूथनेस आती है, जहां पर ह्यूमन हैंड्स जो है वो कंक्रीट के ऊपर रब कर सकते हैं। दिस इज स्पेसिफिकली व्हाट आई सेड कि रफनेस है, और उसके बाद जब लाइक एंड आता है तो वहां पर पॉइंटी चीज हो जाती है, सो यू कैन रब योर हैंड ओवर इट। Rudolph's building is more lusciously sensuous than German Baroque and as austerely overwhelming as an Alpine gorge। ऑथर फिर यहाँ पर कंपेयर कर रहा है रुडोल्फ की बिल्डिंग को टू यू कैन से जर्मन बैरोक से, एंड एज ऑस्टियरली ओवरवेलमिंग एज एन अल्पाइन गॉर्ज। सो ऑथर जो है वो इन दोनों चीजों से रुडोल्फ की बिल्डिंग को कंपेयर कर रहा है कि रुडोल्फ की बिल्डिंग जो है वो कम नहीं है इन सब चीजों से भी। येट when asked about his aesthetic intent, he replied, presumably stifling a laugh at his own deadpan outrageous, that the design was a straightforward functional solution to problems of circulation and drainage।
एंड ऑथर यहाँ पर एक जो है यहाँ पर कंट्रास्ट बोल रहा है कि ऑथर के हिसाब से रुडोल्फ की बिल्डिंग जो है वो इन बिल्डिंग से कम नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग इंफीरियर टू दैट। बट जब उसके आर्किटेक्चर से खुद पूछा जाता है, जब रुडोल्फ से खुद पूछा जाता है, तो वो बोलता है कि दिस वाज नॉट समथिंग, यू कैन से कि डिजाइन जो है वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम थी, कि सर्कुलेशन और ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी, उसके लिए मैंने ये डिजाइन बनाया है। सो दिस इज समथिंग विच लाइक बोल्स्टर्स ऑथर आर्गुमेंट कि लोग जो है लाइक उसके कारण, क्योंकि उनका जो बिहेवियर जो रहता है वो टेक्निकल ड्राइनेस से बोलते थे, उसके कारण क्या हुआ कि लॉन्ग रन के अंदर उनके आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज को अंडरस्टिमेट कर दिया गया, उनकी क्रिएशंस को। It is time we stopped being fooled by these sort of claims and threw ourselves into enjoying the greatest ever period of architecture, that brief but precious moment after the structural limitations of brick, stone, and wood were overcome, and before the oil crisis of 1970 destroyed the optimistic futurism of the 1960s. ऑथर फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लेम बोल रहा है कि अब हमको रुक जाना चाहिए फूल करने से, ये जो क्लेम्स जो ऐसे लोग बोलते हैं, यू कैन से रुडोल्फ का एग्जांपल देके बोल रहा है, एंड थ्रू आउरसेल्फ इनटू एंजॉयिंग द ग्रेटेस्ट एवर पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, जो ऑथर के हिसाब से ग्रेटेस्ट पीरियड था आर्किटेक्चर का, जिसमें हमने यू कैन से ब्रीफ ब्रिक को और स्टोन को एंड वुड के जो लिमिटेशन है उनको ओवरकम कर दिया था। एंड ऑयल क्राइसिस ऑफ 1970s के पहले, और यू कैन से व्हेन लिमिटेशंस ऑफ ब्रिक स्टोन एंड वुड वर ओवरकम, सो आफ्टर दैट उनके बाद में जो पीरियड था वो ऑथर को बोल रहा है कि हमको लाइक यू कैन से एंजॉय करना चाहिए उस ब्रिटिश पीरियड को। द क्राफ्ट रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीट वर्क as good as Rudolph is as skilled as remarkable as that of any older building technology, and the quality is visible once you look properly. ऑथर ये बोल रहा है कि जो क्राफ्ट जो रिक्वायर्ड है ना कंक्रीट वर्क का, वो एज गुड एज रुडोल्फ इज एज स्किल्ड एज रिमार्केबल एज नॉट एनी ओल्डर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। ऑथर ये चीज बोल रहा है कि रुडोल्फ का जो वर्क है उसके अंदर जो आर्ट रिक्वायर रहता है जिसमें आप कंक्रीट से एक बिल्डिंग बनाते हो, वो उतना ही ज्यादा सही है जितना दूसरी क्वालिटी का होता है। देखो अगर मतलब जितना ओल्ड टेक्नोलॉजीज का था, अगर तुम प्रॉपरली उसको लुक करो तो। द एडवेंट ऑफ गिल्ट रिडन एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस rightly limits architects options now and must do for the foreseeable future. Then author says कि जो you can say एडवेंट ऑफ गिल्ट रिडन एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, अब क्या होता है कि अब हम गिल्ट रिडन है बिकॉज वी आर थिंकिंग अबाउट एनवायरमेंट, लाइक वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट एनवायरमेंट, हाउ दिस विल इफेक्ट अबाउट एनवायरमेंट। सो एंड इट राइटली लिमिट्स आर्किटेक्ट्स ऑप्शन नाउ एंड मस्ट डू फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर, इसके कारण आर्किटेक्ट्स के ऑप्शन जो है वो लिमिटेड है और होने भी चाहिए क्योंकि फोर्सिबल फ्यूचर आने वाले फ्यूचर के लिए। ब्रूटलिज्म विल नेवर हैपन अगेन, ऑथर फिर यहाँ पर एक स्टांस लेता है कि ब्रूटलिज्म जो है वो अब कभी नहीं हो पाएगा और अब कभी नहीं होगा। अवर स्टॉक्स ऑफ ब्रूटलिज्म इज लिमिटेड एंड सैडली अंडर कांस्टेंट अटैक। आशा बोल रहा है कि हमारे जो स्टॉक ऑफ ब्रूटलिज्म जो है, मतलब जो बिल्डिंग्स बनेंगे ब्रूटलिज्म से, वो लिमिटेड है। और सैडली जो है ऑथर लाइक, अब यहाँ पर सैडली जो है ऑथर मतलब यहाँ पर इमोशन शो कर रहा है कि ये जो है वो कांस्टेंट अटैक के ऊपर है, मतलब पीपल आर नॉट फॉन्ड ऑफ ब्रूटलिज्म एनीमोर। The demolition and refurbishment of great buildings by Rudolph I.M.Pei, Denys Lasdom, and other giants of the movement should be taken as seriously as would the loss of buildings by Donato Bramante, Christopher Wren और Frank Lloyd Wright. ऑथर फिर ये चीज बोल रहा है कि जो अगर आप डेमोलिशन कर रहे हो ना, यू कैन से, और रिफर्बिशमेंट कर रहे हो कि आप उसको पूरी तरह से रिफर्बिश कर रहे हो, जो ग्रेट बिल्डिंग्स जो रोडोल्फ ने बनाई है, आईएमपी ने बनाई है, डेनिस लेस्लन ने बनाई है, और अदर जायंट्स ऑफ द मूवमेंट जो है, दीज आर द पर्सन जिन्होंने एक्चुअली शायद कंक्रीट से अपनी बिल्डिंग्स बनाई है, स्पेसिफिकली यू कैन से ब्रूटलिज्म से उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनाई है। उनका जो डेमोलिशन है उनको उसी पार में देखना चाहिए जिसमें ये जो दूसरे लोग हैं, यू कैन से क्रिस्टोफर ब्रेन, फ्रैंक लॉर्ड राइट, मे बी दीज आर द पर्सन जिन्होंने ओल्ड टेक्नोलॉजी से एक बिल्डिंग्स बनाई है, तो उसके ऊपर जितना आप आउटरीच शो करते हो ना, इफ यू रिफर्बिश दोस, इफ यू डैमेज दोस, और आप उसको अगर कंप्लीटली ब्रेक कर रहे हो, आपको वैसे ही लेवल का आउटरीच शो करना चाहिए जब हम लाइक यू कैन से कंक्रीट से बनी जो बिल्डिंग्स हो इन लाइक आइकॉनिक फिगर्स है रुडोल्फ आईएमपे, जब इनकी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हो देन वो आउटरीच आपको वहां पर भी शो करना चाहिए, व्हिच मींस ऑथर इज सेइंग कि इनके अंदर भी जो आर्टिस्टिक वैल्यू इनकी है डेफिनेटली उससे तो ज्यादा ही है। ऑथर इज सेड एट वन पॉइंट ना कि जो ये बिल्डिंग्स हैं इनकी आर्टिस्टिक वैल्यू पुरानी आर्टिस्टिक वैल्यू से ज्यादा है। Brutalism deserves far better than the Wrecker's Ball. It was the pinnacle of world architecture through all of history. And authors बोल रहा है कि ब्रूटलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा बेटर डिजर्व करता है, लाइक जिस जिस तरह से हम उसको ट्रीट करते हैं, एंड इट इज द पिनिकल ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर थ्रू आउट ऑल हिस्ट्री। और ऑथर बोल रहा है कि पूरे ऑल हिस्ट्री के अंदर जो आर्किटेक्चर जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर थ्रू आउट ऑल हिस्ट्री के अंदर इसका पिनिकल जो है वो ब्रूटलिज्म है। So this you can say this is a pretty interesting. You can say I'm Eon essay. It starts with brutal architecture. It explains us ki like
पहले लाइक ब्रूटलिज्म के अंदर एक ब्रूटल आर्किटेक्चर को जो है वो सब रिकॉग्नाइज करते हैं, इट यूज्ड टू बी द हार्ट ऑफ द यू कैन से सिटी, एंड देन आफ्टर वी सी कि अब ये जो चीज जो है लाइक दीज आर नॉट लव्ड एनीमोर। फिर लाइक उसके बाद उसकी हेट का रीजन बताया है कि व्हाई लाइक क्यों इसको लोग हेट करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन बताया है। देन ऑथर अपना पर्सनल वेंडेटा बताता है कि आई डिसएग्री विद दिस, एंड देन ऑथर स्टार्ट्स टू एडवोकेट कि लाइक ब्रूटलिज्म इज नॉट यू कैन से ब्रूटलिज्म इज यू कैन से बेटर देन यू कैन से प्रीवियस आर्ट्स जो है उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करा गया है। स्टार्टिंग विद आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का जो मॉडर्न आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस था, फिर उसके बाद चीप एनर्जी आई, उसने क्या मूवमेंट कराया, चीप एनर्जी के कारण हमारे पास एनर्जी एंड रिसोर्स जो हैं वो अवेलेबल हो गए, और उसके कारण हम यू कैन से यू कैन मेक सीमेंट विच इज वाइटल एग्रीमेंट vital ingredient for making you can say concrete as well. So like pretty good, I will say a pretty decent you can say an essay. And specifically if you like this essay, you can give it a read. Like I will provide the link in the session, and you should read this essay. And yeah, we will meet you soon in the next lecture.